हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हमने अपने क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर लाइट में हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमको रिफ्रैक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिला के आपका जो पहला चैप्टर लाइट का है वो खत्म हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन, अब आज के हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में हमको लेंसेज के बारे में पढ़ना है ना, लेंस रिफ्रैक्शन के बारे में। और जो पहले चैप्टर में हम जिस रिफ्रैक्शन जो एप्लीकेशन है उसका रिफ्रैक्शन का, वो लेंस के ऊपर ही है। एक छोटा सा और ग्लास स्लैब का भी दिया गया है, उसको भी देखेंगे हम। लेकिन जो पूरा दिया गया वो लेंस के बारे में ही दिया गया है ना। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते किसको है? तो जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम है ना, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, और उनमें से क्या होगा, एक की डेंसिटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी। तो ज्यादा डेंसिटी वाले, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको हम डेंसर मीडियम या सघन माध्यम बोलते हैं। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसको हम विरल माध्यम या रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सरफेस है, ये दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है ना, दो माध्यमों को अलग कर रहा है। यहाँ पे हम नॉर्मल जब बनाएंगे, जो अभिलंब बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक किरण आ रही है, ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ है ना, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि नॉर्मल से ये दूर चली जाए, लेकिन ऐसा तब होगा जब इस माध्यम का अपवर्तनांक इससे कम होगा, है ना। अभी क्या है, ये माध्यम 1 है ना, मीडियम 1, और यहाँ पे माध्यम 2 है। यहाँ पे ये बात हमको याद रखनी है कि माध्यम 1 विरल माध्यम है ना, और माध्यम 2 जो वो सघन है। इसका मतलब माध्यम 2 की जो 2 का जो अपवर्तनांक है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज्यादा है माध्यम 2 का, है ना, मीडियम 2 का। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगा, व्हेन अ लाइट एंटर या फिर एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिखते हैं, व्हेन अ लाइट रे travel from one medium to another, it bends towards the normal or away from the normal. This phenomena is called refraction of light. मतलब या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कब इस प्रकाश की किरण में कोई भी बेंडिंग नहीं होती है, तो ऐसा तब होता है जब ये अभिलंब के बिल्कुल एकदम पैरेलल आ रही होती है। अगर यहाँ पे आएगी तो कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके रास्ते में, वो पूरा का पूरा पार हो जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक केस बनता है। जो और दो केसेस बनते हैं वो या तो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर। इसी पूरी घटना को हम अपवर्तन बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, या फिर अपवर्तनांक। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी हम देख रहे हैं कि माध्यम 2 है। माध्यम अलग कब होगा, इसका मतलब कुछ तो चेंजेस रहेंगे, है ना, कुछ चीजें बदली रहेंगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे एक मतलब पानी है और उसके ऊपर क्या होगा, एयर होगा, है ना, हवा, वायु होगा। तो जब भी प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी
तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें जो हमको डेली लाइफ में दिख सकता है, तो एक ग्लास में या फिर एक शीशे के ग्लास में एक डूबी हुई पेंसिल हमको तिरछी दिखाई पड़ती है। अगर इतना हिस्सा डूबा है तो ये हमको दिखता है कि यहाँ से पेंसिल मुड़ी हुई है। वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं, वहीं से निकल के आएगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन के क्या नियम होते हैं, है ना, दो नियम इसके भी होते हैं। पहला तो ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। पहला ये हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence lie on the same plane। पहला तो ये लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at the point of incident lie in the same plane, है ना। ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा लॉ, तो दूसरा ये जो इंसिडेंट रे है I और जो रिफ्रैक्टेड रे है R, इन दोनों की साइन का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है ना। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब हमारे पास दो मीडियम होंगे, मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या होगा, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दूसरा लॉ हम जब पढ़ेंगे, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये कि स्नेल ने इसको ढूंढा तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है एन, या फिर बुक में दिया होगा म्यू। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो म्यू दिया होगा। और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम, अगर हमारे पास मीडियम, हम एक वही मीडियम लिए हुए हैं, मीडियम को हम नहीं बदल रहे हैं और एंगल को हम बदलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये आर भी चेंज होता जाएगा। मतलब माध्यम हमारे पास माध्यम 1 और माध्यम 1, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया। इसमें बदल क्या रहे हैं, हम बदल रहे हैं बस आई को। तो जब आई को बदल रहे हैं तो आर भी उस हिसाब से बदलेगा, और तब जो आर मिलेगा उन दोनों का साइन, और जो पहले आर आई और आर थे उनकी साइन का जो रेशियो होगा वो सेम आएगा, है ना। मतलब साइन अपॉन आर, साइन आर जितना आएगा, हम आई को बदलते जाएंगे उस हिसाब से आर बदलेगा, और वो हमेशा म्यू के बराबर ही आएगा। और ये जो म्यू है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन हमको और मिल सकती है। क्या होती है वो,
तो जब किसी भी दो मीडियम में लाइट की स्पीड का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको मिल जाता है ना, दो मीडियम होगा हमारे पास और उसमें हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे लाइट की वेलोसिटी को। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन v भी देखने को मिलता है। c अपॉन v का मतलब, या फिर n इक्वल टू c अपॉन v देखने को मिलता है। तो c अपॉन v क्या होता है, c जो होता है वो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, और जो v होता है वो लाइट की स्पीड होती है उस मीडियम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ये फार्मूला भी न्यूमेरिकल में काफी यूज होता है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के लॉज। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना, ये कैसे होता है। तो बस इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, बस हल्का सा ही दिया गया है। तो एक चीज तो हमको रिफ्रैक्शन से पता चली कि जब लाइट रे रेयरर, अभी यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे हमारे पास रेयरर मीडियम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो इतना तो पता चला कि जब रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट रे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो उसी इन्हीं सब फैक्ट को यूज करके ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है उसका एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ से मिलेगा। तो वो देखते हैं फिर कैसे होता है ग्लास स्लैब से। कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उससे कैसे, किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगला वाला हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस तरह से लाइट रे आ रही होगी। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल हमने ड्रा किया। अब ये एयर है और यहाँ पे ग्लास है, इसका मतलब ग्लास जो है वो डेंसर होता है एयर से कहीं ना कहीं, मतलब सघन होता है। तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी किरण और यहाँ तक पहुंचेगा। फिर यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अभिलंब, और अब की बार क्या होगा, कांच से फिर ये आ रहा है वायु में, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, मतलब जो भी मिलेगा वो इसके पैरेलल ही हमको मिलेगा। और इस तरह से, तो ये इस तरह से कुछ होता है अपवर्तन। एक आयताकार ग्लास स्लैब अगर है कांच का तो उसमें इस तरह से होता है। बस एक हमको शिफ्टिंग मिल रही होती है लाइट रे की, मतलब जाना, प्रकाश की जो किरण आ रही थी उसको जाना चाहिए था, यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो लाइट रे आई वो यहाँ की बजाय यहाँ से निकल रही है। तो ये अपवर्तन की वजह से ही होता है, और यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक्सप्लेनेशन क्या मिलता है हमको यहाँ पे कि रेयरर से डेंसर में आ रहा है, फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो रेयरर से जब डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो वही चीजें हमको यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये होता है। अब इसके बाद लेंस के बारे में पढ़ना है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में मिरर के बारे में पढ़ लिया था कि मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, और मिरर कितने तरह के होते हैं और किस तरह के इमेजेस बनते हैं मिरर से। वैसे ही लेंस, और फिर लेंस से जो इमेज फॉर्म होंगे वो किस तरह से बनेंगे, है ना। तो लेंसेज हमारे पास दो तरह के होते हैं। और लेंस क्या होता है, तो लेंस सभी लोग लगभग देखे होंगे कि एक मीडियम, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, है ना। ये जो दिख रहा है ये लेंस ही है ना। तो कौन सा लेंस है अभी बाद में पता चलता है कौन सा है, पहले इधर देखते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव।
कॉन्वेक्स होता है उत्तल लेंस और कॉनकेव होता है अवतल लेंस। इस तरह का कुछ उसका शेप होता है, इसको अवतल बोलते हैं, और कॉन्वेक्स होता है वो उत्तल होता है। ये दो तरह के होते हैं। अब इनको मिला करके मिक्स करके, है ना, मतलब प्लेनो कॉनकेवो कॉन्वेक्स और ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, कोई मतलब नहीं उनका, बस ये दो होते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब मिरर भी, जो हमारे दर्पण थे वो भी दो तरह के थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वैसे ही लेंस भी दो तरह के होते हैं। अब इस वहां पे हमारे पास इस मिरर से कॉनकेव से 6 स्थितियां बन रही थी, यहाँ पे लेंस में इसमें 6 बनेंगी और इसमें 2 स्थिति बनेंगी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम एक टॉपिक और बस लास्ट में पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, और यहाँ पे फिर ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो बच रहा है वो यही बच रहा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, है ना, रिफ्रैक्शन कैसे होता है लेंसेज से, और फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखते हैं, एक चीज देखते हैं कैसे क्या लॉज होते हैं, क्या लॉ फॉलो करते हैं लेंस इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो कुछ टर्म्स होते हैं लेंस से रिलेटेड। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो जो मिरर में था बिल्कुल सेम डेफिनेशन रहेगी। पोल जैसी कोई चीज यहाँ पे होती नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे इस लेंस में जो होते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है। लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ऑप्टिकल सेंटर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, उसकी जगह पे हम 2 और 2 फोकस होते हैं, क्योंकि 2 सरफेस हैं तो 2 फोकस भी होंगे। इधर होगा फोकस F1, इधर होगा फोकस F2, और यहां से इतनी दूर और जाएंगे तो ये हो जाएगा 2F2, और इधर हो जाएगा 2F1। कुछ इस तरह से होता है। और जब कॉनकेव की बात करेंगे तो वहां पे भी सेम चीज होंगी। अब क्या चीजें फॉलो करते हैं ना, कौन से लॉज फॉलो करते हैं, बेसिक चीजें जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमको काम पड़ेंगी जिनकी। तो पहला तो ये कि जो भी लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो चली जाएगी इस फोकस से होके। इसका मतलब जो भी लाइट रे आ रहा होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो इस फोकस F2 से होके जाएगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा क्या होगा कि जो F1 से गुजरेगी लाइट, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लाइट रे यहां से पास होकर यहां से गुजर रही तो इस तरह से चली जाएगी, ये मतलब हुआ इसका। सेम चीजें फॉलो होता है कॉनकेव में भी, अभी देखते हैं किस तरह से होता है। फिर उसके बाद ये F1, ये F2, 2F2, और यहाँ पे 2F2। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। तीसरा ऑप्टिकल सेंटर पे हम आते हैं। ऑप्टिकल सेंटर की खास बात ये होती है कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस के बीच में जहां से कोई भी डेविएशन नहीं होता लाइट रे जब पास करती है तब। तो ये लॉ फॉलो करते हैं, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है इमेज फॉर्मेशन करते टाइम लेंस से, जब भी हम रे डायग्राम ड्रा कर रहे होंगे। तो बाकी जो फिगर दिए गए हैं सारे कॉनकेव के, वो बगल में दिए गए हैं, इधर कॉन्वेक्स के इधर बने हैं। तो ये होते हैं, ये चीजें याद रखनी है। अब हम देखने वाले हैं कि लेंस से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो बिल्कुल सेम चीजें याद रखनी है जैसा हमने पढ़ा था मिरर में। मिरर का अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे अगर हम देख ले तो मिरर में जैसे था हमारे पास, पहला इनफाइनाइट पे था,
तो वहां पे फोकस पे बन रहा था, तो यहाँ पे F2 पे बनेगा जब इनफाइनाइट पे रहेगा। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, बियॉन्ड C था वहां पे, अब यहाँ पे C की जगह पे F हो जाता है, इसका मतलब बियॉन्ड 2F1 हो जाएगा। बियॉन्ड 2F1 जब होगा तो इमेज जो बनेगा, अब की बार अभी F2 में बन रहा था, अब F2 और F2 के बीच में बनेगा ना, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, क्योंकि इमेज भी थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट F2 2F1 पर, तो तीसरा जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा एट 2F1। जब 2F1 पे होगा तो 2F2 पे बनेगा भी और इक्वल होगा, ये चीज याद रखनी है। फिर अब यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा वो इधर नीचे की साइड बनेगा, और नीचे का मतलब उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा तो रियल होगा, ये चीज याद रखनी है। थर्ड, अब F1 पे 2F1 पर हो चुका है, अब 2F1 और F1 के बीच में आ जाएगा। तो फोर्थ जो पोजीशन में हमारी, ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स के बारे में, है ना, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो बिटवीन 2F1 एंड F1, अब की बार क्या होगा, 2F2 में बना था, बियॉन्ड 2F2 जो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2F2 बनेगा। फिफ्थ वाला जो पोजीशन बन रहा है वो बन रहा है एट F1। F1 पे जब बनेगा तो वो जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे जाके बन जाएगा। अब क्या नेचर होगा इमेज का, और तो यहाँ पे रियल बनेगा। अब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इक्वल होगा साइज में। अब अगर इक्वल है तो इसके पहले ये जो इमेजेस बन रहे होंगे ये बहुत छोटे बन रहे होंगे, क्योंकि ये फोकस पे बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड। और ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होगा, ये बस डिमिनिश्ड होगा, और ये कैसा होगा, इनलार्ज होगा, और रियल होगा, और इन्वर्टेड होगा। इसके बाद इसकी जब बात करेंगे तो ये भी इनलार्ज होगा, रियल होगा, और इन्वर्टेड होगा। ये 5 कंडीशन में 6 वाला जो बनता है वो होता है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जब बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो क्या होगा, लेंस की साइड में ही बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये तरीका होता है इमेज के फॉर्मेशन का। रे डायग्राम इनकी मदद से खींचा जाना है ना। इन सभी के रे डायग्राम्स अगर देखने हमको तो फर्स्ट है ना, मतलब यहीं पे देखते हैं। पहला वाला तो यहीं से हम डायरेक्ट खींच देंगे। फर्स्ट वाले का बन जाएगा इस तरह से कि इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं और वो कहाँ पे जाके मिल रही है, F2 पर, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा। उसके बाद बियॉन्ड 2F1 उसका भी इसी तरह से बनेगा, बस थोड़ा बियॉन्ड 2F1। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे आएगी, यहाँ से जाएगी। एक लाइट रे को हम पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और कुछ इस तरह से जहाँ पे जाके काटेगा यहाँ पे, यहीं पे इमेज बन जाएगी उसकी, और ये हो जाएगा F2 और 2F2। तो F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। इसी तरह से लगभग सबके रे डायग्राम्स बन जाएंगे। अब कॉन्वेक्स का, कॉनकेव के बस दो ही पोजीशन होती है।
एक तो दो ही नहीं बल्कि एक होती है, लेकिन बुक में दो दिया गया है। क्या कौन कौन सा होता है? एक तो जब इनफाइनाइट पे रखा गया हो तो फोकस पे कैसा बनेगा, और जब इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब वही एक एक्सट्रीम कंडीशन लास्ट वाला ला के रख देता है। मतलब हमेशा कॉनकेव जो होता है वो वर्चुअल ही बनाता है, और वर्चुअल बनाएगा तो इरेक्ट बनाएगा, ये चीज याद रखनी है। लेंस तो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है और स्मॉल बनाता है, कॉनकेव लेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इसको हम मेजर करते हैं फोकल लेंथ के फॉर्म में, है ना। मतलब पावर ऑफ लेंस अगर हमको बतानी है तो हम फोकल लेंथ, ये रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। मतलब P इक्वल टू 1/f होगा, और पावर का यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, तो D से रिप्रेजेंट किया जाता है, और P इक्वल टू 1/f होता है। और फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? व्हेन f इज इन मीटर्स। तो ये होता है पावर ऑफ लेंस। अब लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन का, और एक लेंस फार्मूला और इसका मैग्निफिकेशन, ये देखिए क्या होता है। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन मिरर वाले के बिल्कुल सिमिलर रहेगी, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। लेंस फार्मूला हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन की जब बात करते हैं डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगा, तो h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u हो जाता है। मिरर में माइनस v अपॉन u था, लेंस में v अपॉन u रहेगा, ये बात याद रखनी है। लेंस में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मिरर में यहाँ पे प्लस था, लेंस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। एक चीज जो बढ़ जाती है वो पावर ऑफ लेंस, इस लेंस वाले टॉपिक पे बढ़ जाती है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका टोटली कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।